म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से 250 रुपए की माइक्रो एसआईपी को शुरू करने में हो रही देरी को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी अब हरकत में आ गया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी को इसके लिए म्यूचुअल फंड पर दबाव बनाने के लिए कहा है। इसके बाद एम्फी ने सभी म्यूचुअल फंड को 250 रुपए की एसआईपी लॉन्च करने का प्लान सौंपने को कहा है। करीब 2/3 म्यूचुअल फंड ने अभी तक ये एसआईपी लॉन्च ही नहीं की है। सर, आखिर में इसके लिए सेबी को बार बार कहना क्यों पड़ रहा है म्यूचुअल फंड्स को? विपुल जी, इसमें भी करीब करीब 1.5 से 2 साल हो गए सुनते हुए माइक्रोसिप को। हम लोग तो उसको करीब से ट्रैक कर रहे हैं। कुछ बैंक, कुछ म्यूचुअल फंड से एसबीआई ने अपना एक जन निवेश कार्यक्रम लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी ये 500 रुपए और 250 रुपए की सिप में आगे नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली तो बड़ी वजह यह कि म्यूचुअल फंड बाजार से जब आपके में लोगों से बात करिए, विशेषज्ञों से बात करिए, तो उनको लगता है कि जिन 500 और 250 रुपए वालों को टारगेट किया जा रहा है वो म्यूचुअल फंड के निवेशक ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी बचत नहीं कि वो निवेश कर सके। उन्हें सिखाने, पढ़ाने, जानकारी देने और म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने की जरूरत है, जो काम प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा। और इसलिए आप देखें अगर, तो हर हर महीने जब एमपी के आंकड़े आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड का बाजार 30-35 शहरों तक सीमित है, और उसमें भी चुनिंदा 20 शहरों से मैक्सिमम एयूएम आता है, क्योंकि वही लोग जो जानते हैं हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि सिप का आकार जितना छोटा होता है म्यूचुअल फंड के लिए, उसको मैनेजमेंट की लागत उतनी ज्यादा हो जाती है। 250 रुपए की सिप और 500 रुपए की सिप को मैनेज करना, उसकी कॉस्ट का, उसके पीछे के बाकी खर्चों को बचाना, ये बड़ी मुश्किल है। और इसलिए साल भर हो गया है सेबी को कहते हुए, बड़े म्यूचुअल फंड्स को अगर आप छोड़ दीजिए, जिनके पास एक क्षमता है कि उनके बड़े एयूएम के बेस पे वो छोटी सिप चला सकते हैं और उसकी कॉस्ट को एक तरह से सब्सिडाइज कर सकते हैं बड़ी सिप्स के साथ, जो 5,000, 2,000 और 10,000 रुपए की सिप है। छोटे म्यूचुअल फंड्स के लिए ये लागत का की बड़ी समस्या है कि इतनी छोटी सिप को कैसे चलाया जाए, और इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सेबी ने फिर एमफी से कहा है, एमफी फिर कहेगी, लेकिन इस बार थोड़ा दबाव ज्यादा बनता दिखाई दे रहा है। तो अगले 2-3 महीनों में हम लोग नजर रख के देखेंगे कि क्या वास्तव में माइक्रोसिप आई है कि नहीं आई। हालांकि माइक्रोसिप की भारत में जरूरत है, बल्कि डेली सिप की जरूरत है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दुविधा लागत को लेकर और लोगों तक सही ढंग से संवाद से जानकारी पहुंचाने की। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि ज़रूरत है। और ख़ास तौर से बहुत सारे छोटे दुकानदार जो है ना, वो ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जब मुलाकात होती है कि ऐसा कोई विकल्प है कि हम कुछ, हमारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, डेली के कुछ पैसे अगर हम कर सकें तो ये निश्चित रूप से अब देखना ही है कि हमारी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट होगी अपने दर्शकों को हम तुरंत सूचना देंगे। इस बीच मई के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद अप्रैल के मुकाबले तो बढ़ी है, लेकिन 12 महीने की औसत मासिक खरीद के मुकाबले कम रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 20 टन सोने की खरीद की है। बीते 12 महीने की मासिक खरीद का औसत 27 टन है। अप्रैल में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 12 टन गोल्ड की खरीद की थी। इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 57 टन सोना खरीदने के बाद रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक गोल्ड की खरीद नहीं की है। सर, गोल्ड खरीद के मामले में केंद्रीय बैंक अब पहले जैसी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? बड़ी वजह है विपुल भाई, गोल्ड की कीमत भी कहाँ पहुंच गई है। सेंट्रल बैंक भी आखिर किस सीमा तक सोने की खरीद करेंगे। गोल्ड की कीमत 3300-3400 रुपए और बीच में 3500 रुपए तक है। हमने जनवरी से लेकर और अभी जून तक कम से कम 20-22 तो पीक देखी है गोल्ड की प्राइस में, अगर आप चार्ट पर देखें। तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए इतना महंगा सोना खरीदने का जोखिम है, क्योंकि कीमतें घटती हैं तो उनके फॉरेक्स रिजर्व का वैल्यूएशन कम होता है। तो जो बड़े बैंक हैं उन्होंने सस्ती कीमत पर सोना खरीद लिया था, तो वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, छोटे बैंकों की तरफ से खरीद आई है। जैसे अगर मैं चार्ट देख रहा था कजाकिस्तान ने, टर्की ने, पोलैंड ने, इनके बैंकों ने, सेंट्रल बैंक ने खरीद की है। कजाकिस्तान ने करीब 7 टन गोल्ड खरीदा है, टर्की ने करीब 6 टन खरीदा है, पोलैंड ने भी करीब 6 टन का गोल्ड खरीदा है। चीन, भारत, रूस जैसे जो प्रमुख देश हैं, वहां गोल्ड की खरीद कुछ कम हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके की मौद्रिक अस्थिरता हमें दुनिया में दिख रही है, डॉलर की कीमतें जितनी तेजी से टूटी, जो हम बार बार बोनस पॉइंट में बताते रहे हैं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिल पास हुआ है हाउस से, उसके बाद तो डॉलर की कीमत में और ज्यादा दबाव बनेगा, क्योंकि कर्ज बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार को हेज करने के लिए गोल्ड के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये थोड़े समय की शांति है। विदेशी मुद्रा भंडार और बैंक वापस बाजार में पहुंचेंगे, थोड़ी कीमतों के स्थिर होने की इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद वापस उनकी खरीद शुरू होगी, जब तक कि कोई दूसरा तीसरा एसेट
इस सिस्टम में नहीं आ जाता। एक और दिलचस्प बात देखनी होगी कि सोने की खरीद का रिश्ता हमें आने वाले 6 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडारों के पुनर्गठन से भी दिखाई देगा। हम लोगों ने विस्तार से बोनस में बताया था विपुल जी, आपको याद होगा कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडारों का संतुलन बदल रहा है। 50, 60, 55% के आसपास डॉलर रह गया है, युआन और यूरो में रिजर्व बनाए जा रहे हैं। तो शायद मुद्रा बाजार में अस्थिरता को भी इसकी एक वजह माना जा सकता है कि अब सेंट्रल बैंक कुछ दूसरी अल्टरनेट करेंसीज को भी अपने भंडारों में बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जी, इस बीच आईबीसी के जरिए जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप रेस में अब सबसे आगे हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। साथ में 8,000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट पेमेंट का भी ऑफर दिया है। अदानी समूह का ये ऑफर डालमिया भारत, वेदांता और जिंदल समूह से ज़्यादा है। जेपी एसोसिएट्स पर 59,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सर, अदानी ने इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई जेपी एसोसिएट्स को लेकर के? बड़ा आक्रामक है। अभी तक बैंक्रप्सी की व्यवस्था में इतनी आक्रामक बोली नहीं आई। 12,800 करोड़, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए तुरंत देने को अडानी समूह तैयार है। और अभी हाल के पिछले 2 हफ्तों में अडानी समूह ने 2 बड़ी बारोइंग्स की है मार्केट में, जो जिसको हमने चर्चा की थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जेपी एसोसिएट्स के पास सीमेंट है, जिसमें अडानी समूह अपनी अपनी क्षमताएं और अपना बाजार हिस्सा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अडानी समूह का सीमेंट पोर्टफोलियो वैसे भी काफी बड़ा है और हाल के टेक ओवर्स के बाद तो बहुत बड़ा हुआ है। तो इसलिए एक तो सिनर्जी है अडानी समूह के कामकाज के कारण, तो सीमेंट के साथ मिलेगा। और दूसरी ये है कि बाकी जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं वो भी स्ट्रेटेजिक है, और अडानी समूह को इसमें अपने लिए बेहतर विकल्प और ग्रोथ दिखाई दे रही है। लगता यह है कि जैसी स्थिति दिख रही है इस पूरी जेपी एसोसिएट्स के डील की, इस डील को मैच करने की स्थिति शायद किसी में वेदांता या भारत डालमिया में नहीं होगी। तो संभावना यह है कि ये जेपी समूह का एक ये बड़ा हिस्सा अडानी के पास पहुंच सकता है।